हेलो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेसिक हम लोग पढ़े थे कि चार्जेज एट रेस्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। फिर किसी भी अनचार्ज बॉडीज को कितने तरीके से चार्ज कर सकते हैं हम लोग, वो 3 तरीका हम लोग पढ़े थे कि चार्जिंग बाय रबिंग यानी फ्रिक्शन के द्वारा, चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड चार्जिंग बाय कंडक्शन। ये 3 मेथड हम लोग पढ़े थे। अब यहाँ पे आज हम लोग पढ़ेंगे जो इसका सबसे बेसिक या सबसे फर्स्ट या मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ हो, वो है कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ क्या है? कूलॉम साइंटिस्ट थे, तो वो 2 चार्ज पार्टिकल के लिए एक लॉ दिए। वो बोले कि कोई भी 2 चार्ज पार्टिकल, मान लेते हैं 2 चार्ज पार्टिकल आप जैसे डिनोट करना चाहोगे, हम इसको Q1 Q2 से डिनोट किए हैं और इसके बीच का डिस्टेंस अगर मान लेते हैं R, कहीं से 2 ऑब्जेक्ट रखा हुआ उसके बीच का कुछ डिस्टेंस अगर होगा तो वो डिस्टेंस अगर R डिस्टेंस है यहाँ पे, तो ये R डिस्टेंस है, तो कहता है कि इस दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में क्या होगा, एक फोर्स लगता है। जैसे आप ग्रेविटेशन को याद करो तो ग्रेविटेशन में हम लोग पढ़े थे कि 2 मास सिस्टम है, यानी कि अगर एक का मास m1 m2 है और ये भी अगर R डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो यहाँ भी हम लोग फोर्स पढ़े थे जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस हुआ था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम हुआ था। और जब दोनों को मिलाते थे तो यहाँ पे कांस्टेंट g आता था और हम ऐसा लिखते थे g m1 m2 by r स्क्वायर, ऐसा लिखते थे। तो सेम यहाँ पे क्या है, मास नहीं है, यहाँ पे क्या है, चार्ज है। तो यहाँ पे भी कूलॉम्स बोले कि ये जो इस दोनों के बीच फोर्स लगेगा, चाहे वो फोर्स कैसा होगा, या तो अट्रैक्टिव होगा यानी कि अपोजिट चार्ज अगर होगा, एक यानी कि एक अगर पॉजिटिव हुआ एक निगेटिव हुआ, तो ये इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और ये इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो ये फोर्स कैसा होगा, ये एक दूसरे को अपने तरफ खींचेंगे, अट्रैक्टिव होगा। दूसरा सिचुएशन है कि अगर ये पॉजिटिव है और दूसरा भी पॉजिटिव है, तो ये इसको क्या करना चाहेगा, रिपेल करना चाहेगा। ये 1 हम लिख दूं, ये 2 लिख दूं, तो इस फोर्स को अगर आप इंडिकेट करोगे तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 ऐसा पढ़ते हैं। ये फोर्स किस पे लग रहा है, एक पे लग रहा है, लगा कौन रहा है, तो 2 लगा रहा है। इस फोर्स को हम इंडिकेट कैसे करेंगे, तो फोर्स ऑन 2 और लगा कौन रहा है, 1। सिमिलरली अगर इसको हम 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, तो ये फोर्स कौन लगा रहा है, किस पे लगा है, तो ये फोर्स जो लगा रहा है एक्चुअली ये क्या कर रहा है, इसको रिपेल करना चाह रहा है, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। सिमिलरली ये इसको क्या करेगा, सेम चार्ज है तो रिपेल करेगा, तो इस फोर्स को हम लिखेंगे क्या, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। सिमिलर सिचुएशन है कि अगर दोनों निगेटिव होता तब भी यहाँ पे लाइक चार्ज है, लाइक चार्ज क्या होगा, रिपेल करेगा। यहाँ पे भी ऐसा ही सिचुएशन होगा, अगर इसको हम 1 से डिनोट करते हैं, इसको 2 से, तो ये फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अभी इसे इसको लिख देता हूं मैं ताकि आपको समझ में आए इसको पढ़ते कैसे हैं। तो F1 2 का मतलब जो पहला जो है उस पे फोर्स देखा जाएगा और दूसरा है उसके वजह से देखा जाएगा। इसको आप पढ़ोगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और उसी तरह से अगर F21 रहता है जिसको हम क्या लिखते हैं, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा डिफरेंट अट्रैक्शन एंड रिपल्सन का सिचुएशन हुआ कि जब चार्ज सेम होगा या चार्ज डिफरेंट होगा तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो ये डायरेक्शन हम अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर
एंड सेम चार्ज रिपेल ईच अदर के प्रिंसिपल पे हम लोग देख रहे हैं। अब कहता है कि कूलम्ब्स लॉ क्या है, फोर्स कैसा लगेगा, किधर लगेगा, वो तो चार्ज के नेचर पे डिपेंड करेगा कि वो सेम चार्ज है, अपोजिट है, क्या है, बट कितना लगेगा, है ना, उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, तो वो ये हमारा कूलम्ब्स लॉ से आता है। तो कूलम्ब्स लॉ ये कहता है कि इस दोनों के बीच जो भी फोर्स लगेगा, तो पहला स्टेटमेंट है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। तो Q1 इंटू Q2 कहेंगे, स्मॉल में भी रहेगा, Q1 स्मॉल रहेगा, Q2 स्मॉल रहेगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बात वही है। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस पहला स्टेटमेंट है। इसको लैंग्वेज में अगर आप लिखना चाहोगे तो लिख सकोगे कि पहला दोगे यहाँ पे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, और मैथमेटिकली हम उसको ऐसा लिख सकते हैं। दूसरा है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाई समथिंग, अगर डायरेक्टली होता तो सीधा स्क्वायर लिख देते, बट यहाँ पे क्या है, ये इनवर्सली है, तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इनवर्सली का मतलब क्या हुआ कि अगर एक को हम डिस्टेंस को बढ़ा देते हैं तो फोर्स क्या होगा, घट जाएगा, या डिस्टेंस को घटा देते हैं तो फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और उसका स्क्वायर टाइम्स ऐसा होगा। यानी कि डिस्टेंस को अगर 2 गुना हम बढ़ा देते हैं तो फोर्स 2 का स्क्वायर यानी 4 गुना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये दो स्टेटमेंट इसका था। अब कहता है कि इस दोनों स्टेटमेंट को जब कंबाइन करते हैं तो कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब ने इस दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन किया, तो कंबाइन करने पे आता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब लिख सकते हो Q1 Q2 डिवाइडेड बाय क्या होगा, R²। अब यहाँ पे क्या है कि इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम हटाते हैं, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है K, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। इस K को हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट करते हैं, और K की वैल्यू जो होती है, एक्चुअली K क्या है, K इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और ये तो हमारा फोर्स का वैल्यू हुआ K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। K को एक्चुअली हम क्या लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक नया सिंबल यहाँ पे आया है, उसको हम कह रहे हैं एप्सिलॉन नॉट। K की वैल्यू आपको याद रखनी होगी, अभी एप्सिलॉन नॉट की मैं बताऊंगा। K का वैल्यू क्या होगा, तो 9 × 10⁻⁹, इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये कैसे आता है, अभी आपको मैं निकालना सिखाऊंगा, बट ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए कि 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब एप्सिलॉन नॉट जो होता है, यहाँ पे एक नया सिंबल आप देख रहे हैं, इसको एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या पढ़ोगे आप, तो एप्सिलॉन नॉट, ऐसा आप उसको पढ़ोगे। एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो इसको कहा जाता है परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको एप्सिलॉन नॉट को बोला जाता है। अब उसका भी कुछ वैल्यू होता है, ये भी आपको याद रखना होगा। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है, इसका होता है 8.85 × 10⁻⁻12, और
पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। ये उसका वैल्यू होता है एप्सिलॉन नॉट का 8.85 into 10 to the power minus 12 पर न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। अब देखो इसका यूनिट कैसे आया, ये तो बात की बात है। हम निकालते हैं सबसे पहले कि के का यूनिट ऐसा क्यों आया। अब ये फोर्स जो हमारा जो है फोर्स का एक्सप्रेशन, अगर k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगर हम पुट कर दें तो फोर्स का जो हमारा ओरिजिनल एक्सप्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये हमारा फोर्स का एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है यही एक्सप्रेशन क्या कहलाता है, कूलम्ब्स लॉ है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू याद रख लेना है, वो k है और k की वैल्यू डायरेक्ट आपको याद रखनी है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अभी दो चार्ज, कोई भी दो चार्ज दिया हुआ रहेगा, जितना भी उसका वैल्यू होगा चार्ज का यूनिट क्या होगा कूलम, ऐसा आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे। और डिस्टेंस जो कुछ भी दिया हुआ रहेगा उसको आप SI यूनिट में कन्वर्ट कर लोगे, मतलब मीटर में कन्वर्ट कर लोगे, और तब हम उसके बीच का फोर्स कितना लगेगा हम निकाल सकते हैं। फोर्स का SI यूनिट क्या होगा तो आप जानते हो कि न्यूटन होता है। अब k का यूनिट ऐसा क्यों आया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इससे पहले ये कूलम्ब्स लॉ जो है कहता है कि ये जो फोर्स क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट ये चार्ज क्या करेगा, इस पे फोर्स लगाएगा। अगर अपोजिट है तो अट्रैक्ट करेगा, सेम है तो क्या करेगा, रिपेल करेगा। और ये क्या करेगा, इस पे लगाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे अपोजिट होगा तो एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो कहता है कि इस सिचुएशन में अभी कोई चार्ज छोटा है, कोई चार्ज बड़ा भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि दोनों चार्ज सेम हो सकता है, लेकिन फोर्स का वैल्यू जो होगा वो एक दूसरे पे सेम ही लगाएगा। ऐसा नहीं कि जिसके पास छोटा चार्ज है वो बड़े वाले चार्ज पे कम फोर्स लगा रहा है, या बड़े वाला चार्ज क्या हो रहा है छोटे वाले चार्ज पे ज्यादा फोर्स लगा रहा है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ दियर चार्जेस। प्रोडक्ट ऑफ दियर चार्जेस है, यानी कि बड़ा या छोटा जो कुछ भी है दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, दोनों के लिए सेम होगा सिचुएशन। तो Q1 × Q2 ऐसा होता है कि Q1 पे डिपेंड करता है, या जिसकी वजह से आप देखते हैं उस पर डिपेंड करता, तो बड़ा छोटा हो सकता था, बट उस दोनों का प्रोडक्ट तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा ना। तो इस वजह से चार्ज बड़ा हो या छोटा हो दोनों एक दूसरे पे फोर्स क्या लगाएंगे, इक्वल लगाएंगे। और कूलम्ब्स लॉ क्या हो सकता है, कूलम्ब्स लॉ में फोर्स जो लगता है वो ऐसा अट्रैक्टिव भी हो सकता है। अट्रैक्टिव कब होगा, जब दोनों चार्ज क्या होंगे भाई, अपोजिट साइन के होंगे। और अगर सेम साइन के होंगे, मतलब दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों निगेटिव हैं, तब ये वाला जो सिचुएशन है ये दोनों, ये कैसा सिचुएशन है भाई, तो ये दोनों सिचुएशन है रिपल्सन का, यानी कि रिपल्सिव फोर्स का यहाँ पे एक्ट करेंगे। तो ये हमारा कूलम्ब्स लॉ है। आपको इसमें कुछ ज्यादा नहीं समझना है, लेकिन वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी हम k और एप्सिलॉन नॉट पे जाने से पहले अभी हम इस कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म हम देखेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या पॉज करके लिखना चाहते हैं तो आप लिख लें। उसके बाद हम आगे चलते हैं कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। अब देखो वेक्टर्स लॉ ऑफ कूलम्ब्स लॉ, वेक्टर फॉर्म क्या होगा,
कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है, फोर्स के बारे में कैलकुलेट करता है। और फोर्स हम लोग जानते हैं कि फोर्स कैसा है भाई, तो वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर उसका स्केलर फॉर्म होगा तो वेक्टर फॉर्म भी होना चाहिए। हमारा टॉपिक होगा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या होगा, तो देखो दो चार्ज हैं Q1 एंड Q2 किसी डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं। किसी डिस्टेंस से क्या है, ये सेपरेटेड हैं। अभी इसको हम 1 मानते हैं, इसको 2 ऐसा हम मेंशन कर देते हैं। अभी वेक्टर फॉर्म में देखो क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट, जैसे आप लोग पढ़ते होंगे कि अगर A पॉइंट से B की ओर आप जा रहे हो, तो अगर इस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मानते हो, तो अगर B से A की ओर आ रहे हो तो इस डायरेक्शन को आप क्या मानना हो, निगेटिव मानना हो। ऐसा हम लोग डायरेक्शन पढ़ते हैं। तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट अगर A से B गए हम, तो अगर इसका डिस्प्लेसमेंट अगर हमें लिखना होगा और B से A आए डिस्प्लेसमेंट, सेम पॉइंट पे आए, A से चले B पे पहुंचे, B से चले A पे पहुंचे, दोनों डिस्टेंस सेम लेवल पे, पर डायरेक्शन उल्टा हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वेक्टर क्वांटिटी है वो डायरेक्शन डिपेंडेंट होता है। तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम जरूर है, बट डायरेक्शन अपोजिट होने से उसका साइन क्या हो जाएगा, उल्टा आ जाएगा। तो सिचुएशन सिमिलर यहाँ पे भी है। यदि सिमिलर यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि देखो कि अगर हम F12 या F21 जो भी निकालें, अगर हम 1 से अभी 2 की ओर चलते हैं, 1 से कहां चल रहे हैं, 2 की ओर चलते हैं, तो इस जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हमें क्या लिखना होता है, R21। कहां से कहां, R21 लिखना होगा। यानी कि हम कहां जा रहे हैं भाई, हमारा इनिशियल कहां है 1, फाइनल कहां है 2। तो हम इस तरह से वहां पे जा रहे हैं। और अगर जस्ट इसका उल्टा आप चलोगे, इसका अगर आप उल्टा चलते, अगर 1 से 2 नहीं चलते, अगर आप 2 से 1 चलते, तब हमें क्या लेना होता भाई, 1 से 2 अगर चले तो R21 लिखना पड़ा। तो अगर 2 से 1 चलते तो हमें क्या लिखना होता, तो अगर यहां से हम इस डायरेक्शन में चलते तो इसको हम क्या लिखते, R12। यानी कि 1 हमारा फाइनल पोजीशन होगा, 2 हमारा इनिशियल पोजीशन। यहां पे क्या है, 2 से जब हम 1 पे चले, यहां पे क्या है, 2 हमारा फाइनल पोजीशन और 1 हमारा क्या है, इनिशियल पोजीशन। R21 को आप ऐसा भी लिख सकते हो वेक्टर फॉर्म में, R2 माइनस R1, अगर वो वेक्टर फॉर्म में है तब। R12 को आप लिख सकते हो ऐसा, R1 माइनस R2, फाइनल माइनस इनिशियल। जैसे अभी कोई पॉइंट है, अभी यहां से इस पॉइंट मान लेते हैं, 1 पॉइंट का लोकेशन अगर हम दे दें कि किसी ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पे, R1 डिस्टेंस पे है, और ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, और ये डिस्टेंस है R2। वेक्टर फॉर्म में है ये, ऐसा फॉर्म। तो अगर आपको बोला कि 1 से 2, अगर आप बताइए कि 1 से 2 के बीच का जो वेक्टर फॉर्म में डिस्टेंस क्या होगा, तो वेक्टर फॉर्म आप जानते होंगे कि ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपने पढ़ा है। यहाँ पे ट्रायंगल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ट्रायंगल्स लॉ में आपने पढ़ा होगा कि एक वेक्टर ऐसा है, दूसरा अगर हेड टू टेल कनेक्शन है, तो डायरेक्ट टेल टू हेड जो कनेक्शन होता था वो हमारा क्या होता था, उसका रिजल्टेंट। यानी कि अगर ये x है, ये y है, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस y। तो आप वहां पे ऐसा देखो, कहां पे है ऐसा भाई, तो जैसे समझो कि आप मान लेते हैं यहां से ऐसे चले हैं,
तो अब यहाँ पे पहुंचे, ये वेक्टर का यहाँ पे हेड हुआ। अभी इस वेक्टर का यहाँ पे टेल है और हेड यहाँ पे है, तो इसको अगर हम आर लिख देते हैं, सीधा सही आर लिखते हो तो इसका और इसका सम क्या होना चाहिए, R2 होना चाहिए, क्योंकि x लाइक ये हो गया, y लाइक ये हो गया, और ये x प्लस वाई क्या हुआ, ये हमारा हो रहा है, क्योंकि यहाँ से ऐसे चल रहे हैं तो इसका हेड यहाँ पे है, फिर टेल स्टार्ट हुआ, हेड यहाँ तक आया, तो फाइनली टेल टू हेड अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हमारा रिजल्टेंट होगा। तो यहाँ से ये जो R2 है, R2 किसके बराबर होना चाहिए, R1 प्लस R के बराबर होना चाहिए। तो अगर हमें R लिखना होगा तो R1 क्या होगा, इधर माइनस होगा क्या, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, R2 माइनस R1, वही तो है यहाँ पे। जब 1 से 2 में आप चलोगे तो क्या लिखोगे, R2 माइनस R1, यानी कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फिर R12, मतलब अगर 2 से 1 पे चलते हो तो फाइनल आपका क्या है, आप 1 पे पहुंच रहे हो, फाइनल इनिशियल आपका क्या है 2 है, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो ये सिचुएशन यहाँ पे चलेगा। अब हम इसी चीज को वेक्टर फॉर्म में, फॉर्मूला में देखते हैं कि जैसे फोर्स हमारा जो था, फोर्स हमारा था कि अगर 1 से 2 की ओर हम अगर ले रहे हैं तो हमें डिस्टेंस भी क्या लेना होगा, 1 2 लेना होगा। 1 2 का मतलब, अगर फोर्स 1 2 का मतलब क्या हुआ, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अभी हम मान लेते हैं कि ये इस पे फोर्स लगा रहा है, तो उसको क्या लिखेगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ऐसा हम बता चुके हैं। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, अगर ये वेक्टर फॉर्म में होगा तो इसको आप क्या लिखोगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्ज का प्रोडक्ट Q1 Q2 बाई R की जगह पे आप क्या लिखोगे, 1 से 2 पे जा रहे हैं, 1 फोर्स लगा रहा है 2 पे, तो आपको क्या लिखना होगा, R21 लिखना होगा, क्योंकि फोर्स हम F21 देख रहे हैं, तो R21 लिखेंगे। ये वेक्टर फॉर्म में होगा, ये सब किस फॉर्म में होगा भाई, तो ये वेक्टर फॉर्म में होगा। तो वेक्टर फॉर्म में जब होगा यहाँ पे, तो देखिए कि अगर यहाँ पे हम अभी सीधा सीधा अगर हम इस R, इसको वेक्टर अभी हम नहीं लिखते हैं, इसको वेक्टर नहीं लिखते हैं, बट हम जानते हैं कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, R यहाँ पे हमारा डिस्टेंस है, Q1 Q2 ये स्केलर क्वांटिटी, बट ये वेक्टर अगर है तो वेक्टर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें क्या करना होगा, एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यूनिट वेक्टर क्या होता है कि ये जो भी इसका वैल्यू होगा, यूनिट वेक्टर का आप पढ़ोगे, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो 1 होता है। तो किसी भी नंबर में अगर 1 से गुना किए तो कुछ फर्क नहीं। देखिए यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो ये यूनिट वेक्टर क्या होता है कि किसी भी वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, उसका डायरेक्शन होता है, तो हम वहां से ए वेक्टर को ए मैग्नीट्यूड टू ए यूनिट वेक्टर में उसका क्या होता है, डायरेक्शन देता है। तो ए यूनिट वेक्टर को हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, ए वेक्टर बाई ए वेक्टर, ऐसा लिखेंगे। सिमिलरली इसको भी अगर हम लिखना चाहें R21 यूनिट वेक्टर को, तो R21 वेक्टर में अगर R21 हम मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें तो हम कर सकते हैं। तो इसके जगह पे जब हम ऐसा रखें, तो रखने के बाद हमारा क्या आया कि देखो यहाँ पे R21 का स्क्वायर पहले से मौजूद है, अभी यहाँ पे क्या है R21 और वहाँ पे आ गया, तो R21 का क्यूब हो जाएगा और बाकी R21 वेक्टर यहाँ पे चला जाएगा। तो ये हमारा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, यानी कि सेकेंड पार्टिकल पे 1, यानी सेकेंड चार्ज पे फर्स्ट चार्ज क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, जिसको हम लिखेंगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अब अगर हमें चाहिए था फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तब क्या होगा, केवल डायरेक्शन चेंज होगा। अब ऐसा चार्ज हम इधर लेंगे, तो अगर इस तरफ डिस्प्लेसमेंट को अगर हम पॉजिटिव माने, इधर वाले डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव मानना होगा, या आप इधर नेगेटिव माने हो, इधर आप पॉजिटिव मान सकते हो। तो
पुट कंसिडरेशन। तो 1 2 अगर यहाँ पे हुआ है तो यहाँ पे 2 1 था, यहाँ 2 1 था। अगर यहाँ पे 1 2 यानी कि फोर्स ऑन 1 इंटू 2 देखेंगे तो डिस्टेंस कितना होगा, r12 लिखना होगा यहाँ पे। तो r12 जब यहाँ पे हम लिखेंगे तो यहाँ पे भी r12 वेक्टर आ जाएगा। आप देखिए कि यहाँ पे r21 या r12 का डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस में कोई चेंजिंग नहीं है। तो डिस्टेंस में कोई चेंजिंग नहीं है, लेकिन चेंजिंग किसमें है भाई, तो चेंजिंग हमारा है उसमें केवल उसके डायरेक्शन में चेंजिंग है। डायरेक्शन क्या है, एक अगर इसको पॉजिटिव आप लेते हो तो इस डायरेक्शन को आपको क्या लेना होगा, नेगेटिव लेना होगा। तो r12 को अगर पॉजिटिव मानते हो तो r21 को क्या मानना होगा, नेगेटिव मानना होगा। तो r12 अगर पॉजिटिव मानते हो तो r21 नेगेटिव होगा, तभी तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी दोनों एक दूसरे के क्या होगा, नेगेटिव होगा। इतना बराबर माइनस r21 लिख सकते हो, या कोई कहेगा कि नहीं हम ऐसा लिखेंगे कि r21 बराबर माइनस r12, तो ये भी उतना ही सही है, सेम है, क्योंकि दोनों एक दूसरे का उल्टा है। तो अब ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, क्योंकि q1 q2 सेम है, 1/4 सेम है, r12 और r21 का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों में q है, दोनों में q है। बट ये दोनों देखो क्या है, ये दोनों वेक्टर है, ये दोनों एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। तो फोर्स भी हम क्या हो जाएगा, एक दूसरे के अपोजिट होगा। और उसको जब भी तुम्हें लिखना होगा तो एक फोर्स को दूसरे के माइनस के फॉर्म में लिखना होगा। लेकिन अगर उसका मैग्नीट्यूड का बात होगा तो मैग्नीट्यूड में कुछ नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है। मैग्नीट्यूड तो केवल उसकी वैल्यू होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा विदाउट साइन। बट उसी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो वेक्टर फॉर्म क्या होगा, विथ साइन होगा। वेक्टर फॉर्म क्या होगा, विथ साइन होगा। तो ये हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम लॉ है। आप इसको पॉज करके लिखना चाहे तो लिख लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मिटा दो। अब देखिए, अब जो ओरिजिनल जो हमारा कूलॉम लॉ था वहां पे हम चलते हैं 1/4 या के जो कुछ भी था उसका यूनिट क्या हुआ, या एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होगा, उस पर हम चलते हैं। तो फोर्स बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, 1/4 एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई r स्क्वायर। कोई भी दो चार्ज पार्टिकल है ना, q1 है, q2 है और r डिस्टेंस से सेपरेटेड अगर है तो इसके बीच क्या होगा, फोर्स लगेगा। वो फोर्स अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, ऐसा हम बहुत बार बता चुके हैं। तो ये जो 4/0 है, इसको अगर हम k लिखते हैं, अभी हम पहले k लिखते हैं इसको यहाँ पे। अगर k की हमें यूनिट चाहिए तो जिसकी हमें यूनिट चाहिए उसको हम एक तरफ रखते हैं, बाकी को दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो r स्क्वायर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, q1 q2, और ये किसके बराबर हो जाएगा, k के बराबर। तो आप यहाँ पे आपको सबका यूनिट पता है, बेसिकली फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, r का डिस्टेंस तो मीटर स्क्वायर, और चार्ज का यूनिट होता है कूलॉम। तो कूलॉम इनटू कूलॉम क्या हो जाएगा, कूलॉम स्क्वायर। तो यही हमारा k का यूनिट अगर हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब ये कूलॉम स्क्वायर ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर और क्या हो जाएगा, पर कूलॉम स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अब कहता है ये तो k का यूनिट हुआ, बट हम क्या जानते हैं, k बराबर हम जानते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट। अब तुम्हें एप्सिलॉन नॉट का यूनिट वैल्यू तो याद रखना है, 8.85 × 10⁻12 एप्सिलॉन नॉट का। बट यूनिट क्या होगा, तो यूनिट अगर एप्सिलॉन नॉट अगर हमें निकालना है तो एप्सिलॉन नॉट को अलग रखेंगे, बाकी सबको दूसरे तरफ ले जाएंगे। तो एप्सिलॉन नॉट को बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पे ले आए k
k को यहाँ पे लेके चले आए, तो ऐसा लिख सकते हैं 1/4 पाई k। क्या ऐसा लिख सकते हैं? बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे चला जाएगा और k यहाँ पे चला आएगा, और एप्सिलॉन नॉट का यूनिट देखिए क्या होगा, तो 1/4 पाई ये कांस्टेंट टर्म है, और k को हम 1/k लिख सकते हैं। 1 कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, पाई बाई बटा 7 वो भी कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का कोई भी यूनिट डायमेंशन नहीं होता है नंबर का, तो 1 यानी कि बेसिकली एप्सिलॉन नॉट का क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/k, या यूनिट इसका जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, केवल k के यूनिट पे डिपेंड करेगा, और k का क्या होगा, उल्टा होगा। तो अगर यहाँ न्यूटन पे पावर 1 है तो एप्सिलॉन नॉट का ऐसा यूनिट जब हम लिखेंगे तो न्यूटन पे पावर क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। मीटर पे अगर स्क्वायर है तो यहाँ पे मीटर पे क्या होना चाहिए, -2 होना चाहिए, जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। और कुलाम पे अगर -2 है तो कुलाम पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हमारा एप्सिलॉन नॉट का क्या हुआ, एसआई यूनिट होगा। और एप्सिलॉन नॉट क्या है भाई, तो एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब क्या होता है, वहां पे कुछ नहीं हो, मतलब वैक्यूम हो, ऑलमोस्ट वैक्यूम हो। कभी कभी एयर को भी ऐसा कंसीडर किया जाता है फ्री स्पेस के फॉर्म में, अदरवाइज क्या होगा, ज्यादातर तुम्हें यही लेना होगा कि वहां पे कुछ नहीं है, वैक्यूम होगा। तो आज हम लोग कूलॉम्स लॉ का फॉर्म देखे हैं, कल छोटा छोटा कुछ क्वेश्चन इस पे करेंगे, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो इसका वेक्टर फॉर्म भी आप देख लिए, कूलॉम्स लॉ का स्केलर फॉर्म। तो अगले हम चैप्टर में, अगले चैप्टर नहीं मतलब अगले टॉपिक, इसका जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही। तब तक आप इसको पढ़िए अच्छे से। थैंक यू।